क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की खूबसूरत इमारतें अपने भीतर कितने गहरे, कितने भयानक राज छुपाए बैठी हैं? कुछ राज इतने खौफनाक होते हैं कि उन्हें जानने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ घटी, एक ऐसी रात की कहानी जिसने मेरी रूह तक को झकझोर दिया। यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन कुछ कहानियां इतनी सच्ची लगती हैं कि उन पर यकीन न करना मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम अनिरुद्ध है, पेशे से एक राइटर। शब्दों से खेलना, कहानियों को गढ़ना मेरा जुनून था। लेकिन पिछले कई महीनों से मेरा दिमाग जैसे किसी ने बंद कर दिया था। मेरी कलम सूख चुकी थी, मेरी कल्पना मर चुकी थी। हर सुबह मैं अपनी मेज पर बैठता, एक नई कहानी शुरू करता, लेकिन तीसरे पैराग्राफ से आगे बढ़ती ही नहीं थी। हर शब्द बेजान लगता, हर वाक्य अधूरा। यह मेरे लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। मैं घंटों खाली पन्नों को घूरता रहता। मेरे भीतर का लेखक दम तोड़ रहा था। यह सिर्फ राइटर ब्लॉक नहीं था, यह एक गहरा काला शून्य था जो मुझे निगल रहा था। मुझे लगा शायद माहौल बदल जाए तो दिमाग भी बदले। इसी हताशा में मैंने अपने पुराने दोस्त विहान से मिलने आगरा जाने का फैसला किया। मुझे लगा शायद दोस्तों के साथ कुछ पल बिताने से, शहर की चहल पहल से मेरा मन हल्का हो जाएगा। शायद मुझे अपनी खोई हुई प्रेरणा वापस मिल जाएगी। आगरा पहुंचकर विहान से मिलकर मुझे थोड़ी राहत मिली। हमने पुरानी बातें की, हंसे, और कुछ देर के लिए मैं अपने अंदर के खालीपन को भूल गया। लेकिन मेरे मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजानी पुकार मुझे अपनी ओर खींच रही हो। रात में ताजमहल को चांदनी में देखने की मेरी एक पुरानी इच्छा थी। दिन के उजाले में तो मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन रात के सन्नाटे में उसकी खूबसूरती का अनुभव करना चाहता था। यह एक ऐसी ख्वाहिश थी जो दिन में कभी पूरी नहीं हुई थी। जब मैंने विहान से अपनी यह इच्छा बताई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट आ गई। उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं, जैसे वह किसी पुरानी याद में खो गया हो। उसने धीरे से कहा, रात का ताजमहल देखने का एक ही रास्ता है, और वो सुरक्षित नहीं है। उसकी आवाज में एक गहरी चेतावनी थी, एक ऐसी बात जो मुझे रोक देनी चाहिए थी। लेकिन मैं अपनी धुन में था, अपनी खोई हुई प्रेरणा की तलाश में। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया, एक बहादुरी का मुखौटा पहनकर हंसते हुए कहा, डर मत, चलते हैं। उस पल मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। एक ऐसी भूल जिसकी कीमत मुझे अपनी रूह से चुकानी पड़ी। उस रात मैंने मौत को दावत दी थी। रात 11:45 पर हम शहर की भीड़ से दूर ताजमहल के पीछे वाले एक गुप्त रास्ते से अंदर घुस गए। विहान ने मुझे बताया था कि यह रास्ता सिर्फ कुछ स्थानीय लोगों को ही पता है और इसका इस्तेमाल कभी कभार ही होता है। जैसे ही हमने उस संकरे रास्ते से अंदर कदम रखा, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। यह सिर्फ मौसम की ठंडक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी डरावनी ठंडक थी जो मेरी हड्डियों तक को जमा रही थी। दिन का जन्नत जैसा ताजमहल रात में बिल्कुल दूसरी दुनिया था। उसकी सफेद संगमरमर की दीवारें अब भूरी और डरावनी लग रही थीं, जैसे कोई विशालकाय भूत खड़ा हो। चारों ओर एक भारी काली चुप्पी पसरी हुई थी। यह ऐसी चुप्पी थी जो चीखती थी, जो सदियों के राज अपने भीतर समेटे हुए थी। मुझे लगा जैसे इन दीवारों में हजारों आत्माएं कैद हैं, जो अपनी कहानियां सुनाने को बेताब हैं। हर कदम पर मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही है, हमारा पीछा कर रही है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मेरी टॉर्च की रोशनी ही हमारा एकमात्र सहारा थी। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, टॉर्च बंद हो गई। पूरी अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जो इतना घना था कि मुझे अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं।
मेरी सांसें अटक गईं और तभी उस घने अंधेरे में कोई गीली ठंडी चीज मेरे चेहरे से टकराई। एक पल के लिए मुझे लगा कि यह कोई मकड़ी है या शायद कोई कीड़ा, लेकिन फिर मैंने एक तेज फड़फड़ाहट सुनी। जब टॉर्च दोबारा जली, एक विशाल चमगादड़ हमारी ओर से फड़फड़ाता हुआ गुजरा। उसकी काली परछाई ने मुझे अंदर तक डरा दिया। विहान भी सहम गया था। हमने एक दूसरे की ओर देखा। हमारी आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह सिर्फ एक चमगादड़ नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि हम उस जगह पर आ गए थे जहां हमें नहीं होना चाहिए था। हम एक बड़े हॉल में पहुंचे जो पहले कभी किसी शाही समारोह के लिए इस्तेमाल होता होगा। जैसे ही हमने उस हॉल में कदम रखा, अचानक एक चमकदार रोशनी फैली। यह रोशनी इतनी तेज थी कि हमारी आंखें चौंधियां गईं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब मैंने उन्हें खोला, ताजमहल एक मुगल दरबार में बदल चुका था। यह कोई सपना नहीं था, यह कोई भ्रम नहीं था, यह एक भयानक वास्तविकता थी। सिंहासन पर राजा शाहजहां बैठा था। उसके सामने 22 कारीगर खड़े थे। उनके चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलक रही थी। और फिर मेरी आंखों के सामने सैनिकों ने एक एक कर उनके हाथ काटने शुरू कर दिए। उनकी चीखें, ओह, उनकी चीखें आज भी मेरी नसों में जम जाती हैं। वह दर्द, वह आतंक, वह बेबसी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। खून की गंध हवा में फैल गई और मैं वहीं जम गया। आखिरी कारीगर, शायद अपने जीवन के लिए आखिरी उम्मीद में, सैनिकों से बचकर भागा और यमुना में कूद गया। वह दृश्य, वह भयानक नरसंहार मेरी आंखों के सामने से गायब हुआ। रोशनी फीकी पड़ गई और हम फिर से उसी अंधेरे खामोश हॉल में थे। लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। मेरे बगल में खड़ा विहान, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। एक ऐसी लालिमा जो इंसानी नहीं थी, एक ऐसी चमक जो किसी शैतानी शक्ति का संकेत दे रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता आ गई थी। वह मुझे धक्का देकर नदी में कूद गया। मैं चिल्लाया, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इंसानी नहीं थी। उसकी ताकत अमानवीय थी। उसने मुझे अपनी ओर खींचा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे लगा कि यह मेरा अंत है। जब मुझे होश आया तो हम दोनों एक छोटे से धूल भरे केबिन में थे। केबिन की हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे पुरानी लाशों की गंध। मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था और मेरा शरीर कांप रहा था। विहान मेरे बगल में पड़ा था। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी खालीपन था। तभी केबिन का दरवाजा खुला और एक वॉचमैन अंदर आया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा न हो। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे वह कई दिनों से सोया न हो। उसकी चाल में एक अजीब सी लड़खड़ाहट थी। उसने हमें देखा और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। उसने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। कारीगर का भूत किसी को नहीं छोड़ता। मुझे भी उसने नदी में फेंक कर मार दिया था। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी और दुनिया से बोल रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कांप उठा। मतलब, मैंने मुश्किल से अपनी आवाज निकाली। मेरे दिमाग में एक भयानक विचार कौंधा। क्या यह भी? वॉचमैन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसका चेहरा और सफेद पड़ गया। उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं, जैसे कोई मृत शरीर हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके शरीर से एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। वह एक भूत था, एक आत्मा जो उस जगह पर भटक रही थी। उसने हम दोनों को पैरों से घसीटा। उसकी ताकत अकल्पनीय थी। हम विरोध नहीं कर पाए। वह हमें यमुना नदी के किनारे तक ले गया। मेरी आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा था।
विहान अभी भी बेसुध था। उसकी आंखें खाली थीं। और फिर बिना किसी दया के उसने हम दोनों को नदी में फेंक दिया। यमुना का ठंडा पानी मेरी सांसों में भर गया। मैंने आखिरी बार विहान की ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी खाली थीं। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन न्यूज चैनलों पर एक ही खबर थी। रात में ताजमहल देखने गए 2 युवकों की यमुना में डूबकर रहस्यमयी मौत। किसी को नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हुआ था। किसी को नहीं पता था कि हमने क्या देखा था। कहते हैं पूर्णिमा की रात उस कारीगर का भूत आज भी अपने खोए हाथों की तलाश में ताजमहल के पीछे घूमता है। वह उन लोगों को ढूंढता है जो रात के अंधेरे में उसकी कहानी जानने की हिम्मत करते हैं। वह उन्हें अपने साथ ले जाता है ताकि वे भी उसके दर्द को महसूस कर सकें। और विहान की आत्मा आज भी उस कारीगर के शाप से बंधी हुई है। उसकी आंखें आज भी लाल हैं और वह यमुना के गहरे पानी में भटक रहा है, उन लोगों की तलाश में जो ताजमहल के राज जानने की हिम्मत करते हैं। अगर आपको रूह कंपा देने वाली कहानियां पसंद हैं, अगर आप भी उन अनसुने राजों को जानना चाहते हैं जो इतिहास की परतों में दबे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में RAAs लिखकर बताएं कि अगली डरावनी कहानी किस जगह की सुनना चाहते हैं। आपकी एक टिप्पणी हमें अगले राज की ओर ले जा सकती है। और रूहानी राज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगला राज शायद आपके शहर से जुड़ा हो। अगली कहानी तक अपनी खिड़कियां बंद रखें और अपने डर को जागने मत देना, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानना मौत को दावत देना है।